हुआ ऐसा? रिकॉर्डिंग मैसेज मिला होगा आप लोगों को। हैदर। ओके सर। यस। ओके सर। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। गुड इवनिंग। तो बेसिकली सर कमर्शियल लॉ मतलब बेसिकली बिजनेस लॉ का क्लास है। और बिजनेस लॉ एंड कमर्शियल लॉ में हम लोग अभी बात कर रहे हैं सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, है ना। और जैसे कि आप सबको पता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऐसा इंपॉर्टेंट एक्ट है जो हर एक लॉ का मतलब बेसिकली बिजनेस लॉ का बेस है सर। इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट देन देयर इज नो बिजनेस। ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो बिजनेस नहीं, है ना। क्योंकि आज के डेट में बिना कॉन्ट्रैक्ट का आप बिजनेस कर ही नहीं सकते, है ना। कॉन्ट्रैक्ट पहले बनाओ फिर बिजनेस करो, क्योंकि एज पर कॉन्ट्रैक्ट चलना पड़ता है। तो इसलिए बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट का रोल प्ले बहुत बड़ा है। इवन एक स्पेशल चैप्टर आता है सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोल के, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। वो भी पहले कॉन्ट्रैक्ट के ही पार्ट होता था। मतलब आज के डेट में जो बिजनेस में जो सेल गुड्स सेल होता है ना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहा जाता है। 1930 का एक्ट है। हाँ मतलब वो पुराना एक्ट है बट अमेंडमेंट हुआ है सर। मतलब एक्ट का साल देख के कभी ऐसा मत सोचना कि बाप रे कितना पुराना चीज पढ़ना पड़ रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है तो क्या हम लोग 1872 का चीज पढ़ते हैं क्या? ऐसा नहीं है, ठीक है। उस समय दैट टाइम पे वो बना था 1872 पे इस एक्ट को लाया गया था। उसके बाद उसमें अमेंडमेंट चेंजेस करते 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 आज का स्थिति बन गई, ठीक है। सिमिलरली सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर होता था, लेकिन बाद में जैसे बिजनेस वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स बन गया तो सबको लगा कि एक ऐसा लॉ बना दिया जाए जो स्पेशली सेल ऑफ गुड्स को संभालेगा, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज वगैरह एक्सेट्रा। तो पॉइंट इज दैट जब गुड्स एक्ट पढ़ेंगे तब बात करेंगे सर सेल ऑफ गुड्स में। बट पहले कॉन्ट्रैक्ट जान लेना चाहिए ना। इवन एक टाइम था सर जब पार्टनरशिप, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सभी चीजें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आता था। लेकिन धीरे धीरे बिजनेस वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स होता गया तो ये सब बाकी जो लॉ बना है ना सर, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, एलएलपी, ये सब स्पेशल एक्ट बन गया। इवन कंपनी लॉ भी बेसिक कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट होता था। बट बाद में जैसे जैसे बिजनेस वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स होता गया वैसे वैसे स्पेशल एक्ट बनता गया, मतलब इसी से निकल के। लेकिन हर चीज का एक बेसिक है, वो बेसिक एरिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो इसलिए चाहे बिजनेस लॉ में किसी भी तरह का लॉ जान लो बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मतलब पूरा एकदम उसका मतलब बेसिकली बेस एकदम रेडी कर लो सर, ठीक है। तो चलो मैं जो पॉइंट अभी कंटिन्यूएशन में होगा उसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है सर। स्क्रीन शेयर है क्या? सर मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है किस तरह? हेलो। यस सर। ओके सर, ठीक है। तो सर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि हम लोग व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट जान चुके हैं सर। एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यस वी डिस्कस्ड। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बात कर चुका सर, है ना। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में तो लास्ट क्लास का डिस्कशन रहा था कि कितना तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है सर, है ना। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना होता है याद है ना सर। हाँ, परफॉर्मेंस के बेसिस में, एग्जीक्यूशन के बेसिस में, हाँ, वैलिडिटी के बेसिस में। एंड उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अभी बढ़ रहे हैं सर। ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है ना, प्रपोजल्स के बारे में क्या बात है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस के बारे में जानना चाहिए, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहिए, रिवोकेशन ऑफ ऑफर के बारे में जानना चाहिए। मतलब कब ऑफर रिवोक कर दिया जाता है, रिवोक करना मतलब विड्रॉल कर लेना या छीन लेना, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि कब एक ऑफर रिवोक हो सकता है, कब एक एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकता है, उसको जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि कैसे ऑफर क्रिएट
हेलो हेलो, हाँ सर। साउंड आ रहा है मेरा? यस सर। हाँ सर। ओके सर, ओके ठीक है सर, थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है सर, थोड़ा नेटवर्क चला गया था। सबको मेरा आवाज़ आ रहा है क्या? एक बार मुझे कंफर्म कर दो सर। तनोन, विदिशा, इंकी, नयनी, हाँ नील सर। के साथ, चौथा श्रद्धा, रोशनी, राज। यस सर। ओके सर, हाँ सर आज। ओके सर, ठीक है चलो मैं स्क्रीन रिशेयर करता हूँ। जिस दिन लेट होता है उसी दिन ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, तो जो बात मैं कर रहा था सर कि कॉन्ट्रैक्ट को तो जानना है और अभी हम लोग ऑफर वगैरह में हैं। तो चलो सर, ऑफर के अंदर क्या जानना है थोड़ा देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सर स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा होगा? यस, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट सर, यहाँ पर बात हो रहा है सर काइंड्स ऑफ ऑफर। ओके, हाउ मेड टू होम मेड, कितना तरह का ऑफर होता है, कैसे ऑफर करना होता है, एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है, इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है, टू होम मेड किसको करना होता है, जनरल ऑफर क्या है, स्पेसिफिक ऑफर क्या है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर के अंदर लास्ट दिन मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया था, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताया था। लास्ट दिन हम लोगों का कुछ डिस्कशंस हुआ था, स्टार्ट हुआ था डिस्कशंस कि सर क्या क्या नॉर्मल डिस्कशंस इसके अंदर हो सकता है, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर या फिर आप देखो कि काइंड्स ऑफ ऑफर के बेसिस में इसमें क्लासिफिकेशन अगर किया जाए तो देयर इज अ जनरल ऑफर, देयर इज अ स्पेशल ऑफर, देयर इज अ काउंटर ऑफर, देयर इज अ क्रॉस ऑफर, देयर इज अ स्टैंडिंग ऑफर। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज दैट ये जो टाइप्स ऑफ ऑफर आपको नजर आ रहा है ना सर, एज यू ऑल कैन सी देयर आर वेराइटीज ऑफ ऑफर, है ना। एक ऑफर से बात नहीं बनता है, ऑफर का वेराइटीज लग गया है। जैसे मार्केट में सब्जी का वैरायटी होता है, मैंगो का वैरायटी होता है ना, ऐसा ऑफर का वैरायटी लग गया। इसका मतलब सर डिफरेंट अप्रोच से ऑफर होता है और उसी के बेसिस में ऑफर को क्लासीफाई भी किया गया है। सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सर इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि किसका ऑफर है, किसके लिए ऑफर है, ये इसका एक बाइफर्केशन होना चाहिए ना, इसके लिए एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना चाहिए। जैसे आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट क्लास में इस पॉइंट को टच किया था कि जनरल ऑफर क्या होता है। सर जो ऑफर सबके लिए होता है, जनरल ऑफर वो ऑफर होता है जो ऑफर सबके लिए होता है। यहाँ पर एक फेमस केस लॉ है, जैसे कि कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ठीक है, जनरल ऑफर है। जनरल ऑफर में ये कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का केस क्या था, मैं आपको फैक्ट बताया था, याद है सर कि जनरल ऑफर। अच्छा सबसे पहले ये बात तो जान लो सर, जनरल ऑफर होता क्या है। सर इट्स अ वेरी सिंपल बिजनेस कॉन्सेप्ट। मार्केट में कंपनीज अपना प्रोडक्ट लाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस लाता है, और वो प्रोडक्ट या सर्विस किसके लिए है वो स्पेसिफिकली बता देता है। सो इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट। कोई भी उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर सकता है और जो भी जरूरी चीजें हैं वो एक्ट को परफॉर्म कर सकता है जो उस पर्टिकुलर ऑफर में बोला रहेगा। जैसे कि हमारा ये पुराना जो केस लॉ है, जो बहुत ही फेमस केस लॉ माना जाता है सर, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। अब आपके मन में चल रहा है सर ये कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है क्या? सर जैसे आज के डेट में कोविड वैक्सीन निकालने वाली कंपनी है ना सर, कोविड-19 वैक्सीन का जैसे अलग अलग कंपनी है, आप लोगों ने भी सभी ने वैक्सीन लिया होगा मुझे जितना पता है ना। इसमें आप देखेंगे कि आपको कोवैक्सीन दिया किसी ने क्या क्या होता है सर, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, और क्या है वो रशियन रशियन कंपनी का क्या नाम है, किसी को याद आ रहा है क्या? हेलो, एक एक जर्मन कंपनी भी था ना सर। अरे याद नहीं आ रहा है किसी को? आप लोग कनेक्टेड हो? प्लीज थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा, आप लोग है दादा। कनेक्टेड हो? ओके। नेक्स्ट फाइव। श्रद्धा, श्रद्धा कनेक्टेड है क्या? सर स्पुतनिक। ओके हाँ स्पुतनिक, हाँ सर वेरी गुड, स्पुतनिक, थैंक यू सर। तो कहने का मतलब है जैसे कोविड-19 का अलग अलग वैक्सीन आया था, ठीक है, उसी तरह का ये पुराना केस है, 1893 का केस है,
जब ये वैक्सीन लाया था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने, ठीक है, वो किसके लिए लाया था? इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए लाया था। जैसे आज कोरोना वायरस है, उस टाइम पे इन्फ्लुएंजा वायरस हुआ था सर, ठीक है। तो उसमें फैक्ट क्या देखो, इन द फेमस केस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एडवर्टाइज्ड इन सेवरल न्यूज़पेपर दैट a reward of 100 पाउंड वुड बी गिवन। बाद में ये 100 पाउंड को 1000 पाउंड मतलब कन्वर्ट कर दिया गया था। मैं आपको रियल एडवर्टाइजमेंट भी दिखाया था, मैं फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। अपने डिफरेंट न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने। किसने दिया था? कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने दिया था। क्या एडवर्टाइजमेंट दिया था सर? क्या एडवर्टाइजमेंट दिया था? given to any person that a reward of 100 pound UK pound would be given to any person who contracted influenza after using the smoke balls। स्मोक बॉल यूज करने के बाद अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो जाता है, प्रोड्यूस्ड बाय द कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, जिसको किसने प्रोड्यूस किया? कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने प्रोड्यूस किया सर। इसको किसने प्रोड्यूस किया? कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने ही प्रोड्यूस किया, मतलब उन्हीं का प्रोडक्ट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रिंटेड डायरेक्शंस, ठीक है, जैसे जैसे यूज करने के लिए बोला गया वैसा यूज करना है। तो सर उसी में से ये जनरल ऑफर था, ये पूरा पब्लिक के लिए था। जैसे कोरोना का वैक्सीन सबके लिए है या फिर स्पेसिफिक किसी के लिए है? हाँ सर, कोरोना वैक्सीन सबके लिए है कि नहीं है, बोलो। यस ना। जैसे मानो हमारे देश में एक कंपनी है पूनावाला का, आदर पूनावाला ना, क्या नाम है उनका? आदर पूनावाला। ये कौन सा कंपनी का वैक्सीन बनाया सर? कोविशील्ड या कोवैक्सीन? सीरम इंस्टीट्यूट इनका बेसिकली कंपनी का नाम है। नाम सुने होंगे आप लोग, है ना, जिन्होंने इंडिया में वैक्सीन को बनाने में बहुत बड़ा लीडरशिप दिखाया। बेसिकली ये एक फार्मास्यूटिकल्स लैबोरेटरी इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है। ओ सर, इन्होंने कोवैक्सीन निकाला सर, ठीक है। SARS-CoV-2 प्रोडक्शन कोविड-19 रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। अच्छा, कोवैक्सीन भी किया, इवन कोविशील्ड भी इन्होंने ही किया, ठीक है। एक ऑक्सफोर्ड के साथ टाई अप करके था, ठीक है। देखो सर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर में से एक बन गया। चलो ये अच्छा बात है, देश का बहुत बड़ा नाम बन के बढ़ गया सर। भारत दुनिया में अभी क्या है? पावरफुल कंट्री हो रहा है सर, ठीक है। भारत के ऊपर चारों तरफ लोग देख मतलब आस लगा के बैठा है कि भारत कब क्या करेगा। जैसे बायोटेक्नोलॉजी कंपनी से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड इंडिया नंबर 1 बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। चलो बहुत अच्छा है। साइरस पूनावाला, उसका बेटा है आदर पूनावाला, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट सर, व्हाट इज द पॉइंट? ये देखो सर, ठीक है, एक्चुअली ये अभी संभालते हैं। नाउ पॉइंट इज दैट, अगर ये बता देता ऐसा, अगर ऐसा ऑफर एडवर्टाइजमेंट कर देता कि जो कोई भी कोविशील्ड या कोवैक्स यूज करेगा, अगर उसके बाद भी किसी को कोरोना हो जाता है, तो कंपनी के तरफ से उसको अवार्ड या रिवॉर्ड दिया जाएगा। कंपनी की तरफ से उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, बिल गेट्स के साथ साइरस पूनावाला का बातचीत चल रहा है, ठीक है। तो जो भी हो ना, पॉइंट क्या है सर? पॉइंट इज दैट, अगर ऐसा ऑफर ये भी करते तो कोई ये ऑफर सबके लिए होता। मतलब जैसे जो बात मैं आपके साथ अभी कर रहा हूँ, ये बात इस सिमिलर बात कार्बोलिक कार्बोलिक एसिड नहीं रे बाबा, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कोई सोचेगा कार्बोलिक एसिड है जो सांप को हटाने में काम आता है, जानते हो आप लोग? कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये वाला, ठीक है। कार्बोलिक स्मोक बॉल लिखते ही आ गया सर, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये जिस लेडी के साथ हुआ था, ठीक है, पहले 100 पाउंड का हुआ था, बाद में 200 पाउंड का भी खबर आया, ठीक है। ये देखो, पहले 100 पाउंड में बात हुआ था, फिर बाद में 200 पाउंड का भी मार्केट में खबर आया था। इवन मैंने सुना था 1000 पाउंड का भी हुआ था। ये देखो, हाँ, ये देखो, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि ये जो कंपनी ने बोला था, ये BBC न्यूज में भी ये आपको इसका खबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है? ये जनरल ऑफर है। जैसे आज की डेट में अगर ऐसा बात कोविशील्ड या कोवैक्सीन वाले बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो करलाइल जो लेडी थे, उन्होंने लिया, जैसा जैसा डायरेक्शंस था, जैसा जैसा प्रिंटेड डायरेक्शंस था, वैसा ऐसा यूज किया, लेकिन फिर भी उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। सो ऑफर था, जनरल ऑफर था, एक्सेप्ट कर लिया, और फिर भी इन्फ्लुएंजा हुआ, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा सर? कंपनी को रिवॉर्ड देना पड़ेगा ना।
यस और नो? अरे बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं सर। है ना सर, सिंपल जनरल ऑफर था, जैसे मैं आपको अभी कोवैक्सीन से या कोविशील्ड से बता रहा हूँ। अच्छा, जैसे मानो आप लोग कभी लॉटरी टिकट काटे हो सर, चलो वैक्सीन वैक्सीन बहुत खेल लिए, लॉटरी टिकट काटे हो कभी? अभी क्या चल रहा है आपके आसपास में, घर के आसपास में लॉटरी दुकान है सर, देखे हो कभी? किसी ने कभी लॉटरी का टिकट काटा? सर मैंने नहीं काटा, बचपन में भी बचपन में भी काटा हुआ था, बट अभी बड़े हो गए तो कभी नहीं किया। जैसे ये लॉटरी टिकट वाले, क्या ये ऑफर किसी स्पेसिफिक किसी के लिए है सर, या सबके लिए है? जो प्राइज मनी है, ठीक है, जिस पे प्राइज मनी रहेगा, ठीक है, जो नंबर मिलने से जैसे प्राइज मनी होता है, इस लॉटरी के टिकट का दाम है 6 टका, ठीक है, 6 टका का टिकट है, ठीक है, 26 लाख का प्राइज मनी हो सकता है। समझ रहे हो सर? तो बात क्या है, बात ऐसा है कि ये जनरल ऑफर है, जिसको भी मिलेगा कंपनी को देना पड़ेगा। सिंपल जनरल ऑफर हो गया ना। हाँ, एक लॉटरी टिकट से याद आया, रिसेंटली एक, आप लोगों को पता नहीं होगा सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक लॉटरी टिकट के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग एक खबर आया है। आई डोंट नो आप लोग ये सब खबर सुनते हो कि नहीं, मैं थोड़ा सा अजीबोगरीब खबर भी रखता हूँ। हमारे वेस्ट बंगाल में एक जगह है बिष्णुपुर बोल के, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। बांकुड़ा बिष्णुपुर बोल के एक जगह है, छोटा सा टाउन है सर, ठीक है। वहां पर विष्णुपुर में एक बंदा है, ठीक है, विष्णुपुर ऐसे हिस्टोरिकल टाउन है सर, लेकिन मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। इसे बहुत ही सुंदर घूमने का जगह है, बट यहाँ पर घूमने वाला बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर एक मार्केट है, उस मार्केट में क्या चल रहा है जानते हो? यहाँ पर विष्णुपुर मार्केट में एक आदमी है, ठीक है, 2-3 जन मिलके 30-40 साल से चल रहा है, लॉटरी का टिकट बेचता है। बट ये लॉटरी का टिकट थोड़ा डिफरेंट है। कैसे लॉटरी का टिकट है, आई डोंट नो, ये स्टोरी मैंने किसी खबर कंपनी से ही देखा था। देखते हैं, विष्णुपुर लॉटरी टिकट, एक न्यूज आया था सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आई डोंट नो अभी मिलेगा कि नहीं। मतलब वहां पर किस तरह से लॉटरी का टिकट हुआ था, वहां पर वो लोग ना कुछ पर्चा बनाता था, ठीक है, विष्णुपुर में वो लोग कुछ पर्चा बनाएगा। पर्चा समझते हो? मतलब इट्स लाइक टोकन, उसमें ना किसी मूवी का सॉन्ग का नाम लिखा रहेगा, ठीक है, और टिकट का दाम है 1 रुपी। ध्यान से समझना सर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लॉटरी टिकट का कॉन्सेप्ट। एक टिकट का दाम रहेगा 1 रुपी, और उसमें एक गाने का, उसमें गाना का नाम लिखा रहेगा, ठीक है, सॉन्ग, ठीक है। कौन सा सॉन्ग? जो ओल्ड डेज का पुराना बंगाली मूवीज सॉन्ग है, ठीक है। तो एफएम रेडियो होता है ना सर, आकाशवाणी जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में बड़ा पुराना फेमस है। तो एफएम रेडियो में डेली सुबह 9 बजे एक टाइम पे कोई एक प्रोग्राम चलता है, जैसे सॉन्ग सिंगिंग का प्रोग्राम चलता है ना, सॉन्ग का, जिसमें वो अलग अलग गाना बजेगा। और वो बेसिकली ओल्ड सॉन्ग्स का ही मतलब एफएम रेडियो स्टेशन है जहां पर ओल्ड गाना बजता है। तो जो टिकट 1 टका करके टिकट जो परचेज किया ना सर, से फॉर एग्जाम्पल आपने ये टिकट 1 टका में परचेज किया, और आपके टिकट में किसी सॉन्ग का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अगर वो सॉन्ग उस पर्टिकुलर डे में उस एफएम रेडियो में बजता है, ठीक है, तो 1 टका के बदले आपको 700 टका मिलेगा। सर बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ना? कभी सुना आप लोगों ने ऐसा लॉटरी टिकट कॉन्सेप्ट? अजीब और गरीब सोच है सर। हेलो, अरे कहानी कुछ समझ में आया? बट दैट इज ऑल्सो जनरल ऑफर, ये मार्केट में होता है, मतलब विष्णुपुर मार्केट के अंदर, विष्णुपुर मार्केट जहाँ भी रहेगा, ठीक है। ये विष्णुपुर ऐसे हिस्टोरिकल टाउन है सर, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो विष्णुपुर मार्केट में सुबह को 7 बजे लोग टिकट सेल करते हैं, 2 घंटा में जितना कलेक्शन होता है, ऐसे 700-800 कलेक्शन हो ही जाता है। अगर जीतेगा तो 700 टका 1 टका के बदले मिल सकता है। अब क्योंकि दाम 1 टका है, तो बहुत सारा लोग खरीदता है कि अगर 700 मिल जाए तो, ठीक है। लेकिन उसके लिए एफएम में वो गाना बजना जरूरी है। समझ रहे सर? अरे आप लोगों को कहानी कैसा लगा सर, बोलो। किसी को समझ में नहीं आया लग रहा है मुझे। हाँ सर, विष्णुपुर लॉटरी टिकट वाला कहानी समझ में नहीं आया क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ, या सर।
आया सर समझ में? ओके सर, थैंक यू। बस कहानी था, बट देखो सर कहानी में क्या छुपा हुआ है, जनरल ऑफर छुपा हुआ है। जिसका भी गाना उस दिन बच जाएगा उसको पैसा मिलेगा, है ना? ये देना पड़ेगा सर, कॉन्ट्रैक्ट है, ऑफर है, ठीक है। बात बस बात यही है कि ये सब चीजें ना अनपढ़ गंवार लोग भी कर सकता है, लेकिन आपको जानना है कि वो किस तरह का बात है। स्पेशल स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है सर? यहाँ पर बात ना बाजार में टिकट जैसा नहीं चलेगा, ये थोड़ा स्पेशल हो गया। स्पेशल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर मतलब वो किसी के लिए स्पेशल है, ठीक है। समवन स्पेशल आप लोग बोलते हो ना, जब किसी को गिफ्ट देते हैं, अगर वो समवन स्पेशल गिफ्ट हुआ तो समवन स्पेशल गिफ्ट समवन स्पेशल के लिए होगा। से फॉर एग्जांपल देयर इज अ वेरी फेमस केस बोल्टन वर्सेस जॉन्स, ठीक है। तो बोल्टन वर्सेस जॉन्स का केस क्या है? जैसे आपको मैंने अभी अभी इन्फ्लुएंजा का बताया, ठीक है। इन्फ्लुएंजा में जैसे फेमस केस था कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, ऐसा ही एक फेमस केस था बोल्टन वर्सेस जोन्स का। बोल्टन वर्सेस जोन्स का केस में क्या हुआ था मैं आपको आगे बताऊंगा, ऑफर एक्सेप्टेंस में बताऊंगा। ये ऑफर चल रहा है, बट मैं आपको आगे जाके इस केस को डिस्कस करूंगा सर। वहां पर बेसिकली बोल्टन के साथ जोन्स जोन्स का कुछ बिजनेस डील हुआ है सर, और उस डील में इसमें 3 बंदा है सर। बोल्टन जोन्स का केस में देयर आर बेसिकली 3 पार्टी, तो उनके बीच में ना थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। तो दैट इज वाई ये केस इतना फेमस हो गया, बोल्टन सर जेम्स का केस। एक्सेप्टेंस, एक सेकेंड, यस केस मिल गया सर। एक्सेप्टेंस में केस का डिस्कशन किया गया है सर, देखो दिखाई दे रहा है सर, 1857 का केस है बोल्टन वर्सेस जोन्स। अब देखो क्या हुआ था। अब इसमें ऑफर का भी कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूँ और इसमें एक्सेप्टेंस का भी बात है। मतलब अगर कोई ऑफर किसी के लिए स्पेसिफिक है तो उसे ही उस ऑफर को एग्जीक्यूट करना चाहिए, दूसरे को नहीं लेना चाहिए। बात सिंपल है। समवन स्पेशल है तो समवन स्पेशल है। फैक्ट चेक करो सर, क्या फैक्ट हुआ था पुराना केस में, देखो सर। ये सब केस लॉ इंपॉर्टेंट है क्या सर? इसलिए इंपॉर्टेंट है केस लॉज बिकॉज केस लॉ ही हमें लीगल मैटर्स में न्यू न्यू आंसर देता है कि ऐसे केस में पहले भी ऐसा हुआ था, तो आगे भी अगर ऐसा केस हो तो उसका सोल्यूशन मिलता है। तो हमें इतिहास, हम लोग इतिहास को क्या सोचते हैं कि हिस्ट्री बोरिंग है, बट हिस्ट्री इज नॉट बोरिंग। एक्चुअली हिस्ट्री से ना आपको कुछ सीखना चाहिए। आप अपने अतीत से क्या, अतीत को भूल जाना चाहिए क्या? से फॉर एग्जाम्पल इन योर पास्ट कुछ खराबी है, आपके पास्ट में कुछ अच्छाई भी है। यू हैव डन सम गुड थिंग्स इन योर पास्ट, यू हैव डन सम बैड थिंग्स इन योर पास्ट। हो सकता है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस हो सकता है। नो पॉइंट इज दैट आप अपना पास्ट में अच्छा किए कि खराब किए, उससे आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। केस लॉ इज लाइक दैट कि पास्ट से लॉ को क्या न्यूली मिलता है, ठीक है। तो ये सब एज ए मतलब जो लॉयर्स होते हैं ना, जो कोर्ट में केस को डिसीजंस लेते हैं, उनको ये सब केसेस हेल्प करता है कि अच्छा बोल्टन वर्सेस जोन्स में ऐसा हुआ था यूरोप में, अगर बोल्टन वर्सेस जोन्स में ऐसा हुआ था तो हमें इस केस को देखना चाहिए। तो देखो आप भी देखो कि अगर बोल्टन वर्सेस जोन्स जैसा केस जो एक स्पेसिफिक ऑफर वाला केस है, ये एक स्पेसिफिक और स्पेशल ऑफर वाला केस है। तो स्पेसिफिक और स्पेशल ऑफर वाला केस में बोल्टन जोन्स का केस क्या हुआ था सर? बोल्टन बॉट ए बिजनेस फ्रॉम ब्रोकलहार्ट। ध्यान से सुनना, बोल्टन ने एक बिजनेस है जो इस बिजनेस को ब्रोकलहार्ट से खरीद लिया, ठीक है। तो बोल्टन बॉट अ बिजनेस फ्रॉम ब्रोकलहार्ट। नाउ जोन्स हु वाज ब्रोकलहार्ट्स क्रेडिटर। ध्यान से सुनना, जोन्स कौन है सर? जोन्स कौन है? ब्रोकलहार्ट का क्रेडिटर है। मतलब कौन किसको पैसा देगा? जोन्स हु वाज ब्रोकलहार्ट्स क्रेडिटर, कौन किसको पैसा देगा? ब्रोकलहार्ट जॉन को पैसा देगा, ये सर नो? जॉन हुआस ब्रोकलहार्ट्स क्रेडिटर सर। क्रेडिटर को क्या होता है? क्रेडिटर को पैसा मिलता है कि क्रेडिटर पैसा देता है? क्रेडिटर को पैसा मिलता है ना। तो जॉन्स क्या था? ब्रोकलहार्ट का क्रेडिटर था। इसका मतलब ब्रोकलहार्ट को जॉन को पेमेंट करना था, ठीक है। ब्रोकलहार्ट को जॉन को पेमेंट ड्यू है इनका। ब्रोकलहार्ट का पेमेंट जॉन्स के पास ड्यू है, तो फिर इसका मतलब जॉन को मिलेगा पैसा किससे? ब्रोकलहार्ट से मिलेगा। सिंपल बात है सर। आप जॉन्स एंड ब्रोकलहार्ट की जगह जे बी समझ लो तो भी चलेगा। तो जे को पैसा मिलेगा बी से, सिंपल है। तो जे कौन हुआ? क्रेडिटर हुआ, किसका? बी का। नाउ जॉन जो ब्रोकलहार्ट का क्रेडिटर है प्लेस्ड एन ऑर्डर विद ब्रोकलहार्ट फॉर द सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स। तो जे ने ब्रोकलहार्ट को कुछ गुड्स ऑर्डर दिया, ठीक है।
लेकिन इस गुड्स को सप्लाई कौन किया जानते हो? हाँ सर, जॉन्स ने ब्रोकल हट को ऑर्डर किया, ठीक है, उसी दुकान में सेम एड्रेस पे ऑर्डर पहुंचा जो बी का दुकान है। बी का दुकान मतलब बेसिकली ब्रोकल हट का दुकान था, ब्रोकल हट का शॉप था या बिजनेस था वो, बट अभी बिजनेस किसका है? ब्रोकल हट का बिजनेस अभी किसका हो गया? टेल मी सर, आप लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी है। जो बिजनेस बी का था, मतलब ब्रोकल हट का था, वो बिजनेस अभी किसका हो गया? बॉल्टन का हो गया। यस ना? तो ऑर्डर किसके पास आया? ब्रोकल हट के पास आया कि बॉल्टन के पास आया? हेलो सर, सर बॉल्टन के बोलो। पास। हाँ सर, बॉल्टन के पास आया। एक का ही आवाज आ रहा है, बाकी लोगों का कोई साउंड ही नहीं आ रहा है। क्या आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है? सर समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा, चुपचाप रहेंगे तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा। सर ऑर्डर बोल्टन के पास आया, लेकिन क्या दुकान लेकिन जॉन्स ने ऑर्डर किसको दिया था? ब्रोकल हट को दिया था कि बोल्टन को दिया था? हेलो सर, जॉन्स ने ऑर्डर किसको दिया था? ब्रोकल हट को दिया था कि बोल्टन को दिया था? हर्स्ट को। ब्रोकल हट को दिया था। तो ये जॉन्स का ऑफर किसके लिए है? ब्रोकल हट के लिए है। ये स्पेसिफिक ऑफर है, यस और नो? Because Johns, who was Broccolart creator, placed an order with Broccolart for the supply of certain goods. लेकिन सप्लाई कौन कर रहा है? बॉल्टन कर रहा है। इवन दो द ऑर्डर वॉज नॉट इन हिज नेम, ऑर्डर बॉल्टन के नाम पे है ही नहीं, ऑर्डर तो ब्रोकोलाट के नाम पे है। अब क्या हुआ? जब बॉल्टन जॉन्स के साथ पास पैसा लेने गया, जॉन्स रिफ्यूज टू पे बॉल्टन फॉर द गुड्स बिकॉज बाय एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद ब्रोकोलाट ही इंटेंड टू सेट ऑफ हिज डेब्ट, है ना? जॉन्स जॉन्स ने ब्रोकोलाट को क्यों ऑर्डर दिया था? से फॉर एग्जाम्पल जॉन्स को 1000 रुपीज मिलता था ब्रोकोलाट से। अब ब्रोकोलाट पैसा नहीं दे रहा है, तो ब्रोकोलाट अभी क्या करेगा? जॉन्स इसलिए क्या किया, जानबूझ के 1000 टका का कोई गुड्स ऑर्डर कर दिया। तो अगर 1000 का गुड्स अभी ब्रोकोलाट जॉन को दे देता है तो फिर क्या हो जाएगा? उसका सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन जॉन्स को नहीं पता ना सर, जॉन इग्नोरेंट है एक मैटर से वो इग्नोरेंट है कि ये बिजनेस अभी अभी ब्रोकोलाट से बॉल्टन के पास चला गया। इसमें जॉन का गलती नहीं है, बिकॉज ब्रोकोलाट ने जॉन को बोला नहीं। तो ब्रोकोलाट जॉन को नहीं बोलेगा तो जॉन को कैसे पता चलेगा? तो ब्रोकोलाट जॉन को बोला नहीं, तो जॉन ने ब्रोकोलाट को सोच के ऑर्डर किया, लेकिन ऑर्डर जाके पहुंचा बॉल्टन के पास, बिकॉज अभी बिजनेस बॉल्टन संभाल रहे हैं। और बॉल्टन ने क्या किया? ज्यादा दिमाग लगाया और अपना जो ऑर्डर उसने प्लेस किया था जॉन्स का ऑर्डर अभी बॉल्टन उसको दे दिया। फिर बाद में जब बॉल्टन पैसा लेने जा रहा है जॉन के पास, तो जॉन क्या बोलेगा कि भाई मैं तो नहीं दूंगा, बिकॉज जॉन का इंटेंशन क्या था? जो था 1000 का उनके बीच में एडजस्टमेंट था, वो सेट ऑफ करना था। सो एज द ऑफर वाज नॉट मेड टू बॉल्टन, और जॉन भी सही था ना, जॉन का ऑफर तो बॉल्टन के लिए था ही नहीं, जॉन तो ब्रोकोलाट को दिया था। देयरफॉर देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बॉल्टन एंड जोन्स, तो बॉल्टन एंड जोन्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, और ये ऑफर इनवैलिड हो जाएगा, ये ऑफर इनवैलिड हो जाएगा। समझ में आया? मतलब इन सिंपल बात है कि ये इस केस में ऐसा होगा सर कि जॉन को तो पता नहीं, जॉन को अगर मतलब बेसिकली जॉन क्या सोच रहा है कि ब्रोकोलाट ने उसको सप्लाई किया है, बिकॉज बिजनेस जो ब्रोकोलाट के पास था, और ब्रोकोलाट ने जॉन को कुछ बताया नहीं, और बॉल्टन ने सप्लाई करके जॉन के पास जाके बोल रहे भाई मेरा पैसा दो, लेकिन जॉन बोल रहे नहीं मैं तो ब्रोकोलाट के साथ सेटलमेंट कर रहा था, मुझे तो पता ही नहीं कि बिजनेस अभी तुम्हारे पास है, और मैंने तुमको ऑर्डर किया भी नहीं था। जॉन ने तो बॉल्टन को ऑर्डर दिया ही नहीं था, जॉन ने तो ब्रोकोलाट को ऑर्डर दिया था, नेम भी बता दिया था कि ब्रोकोलाट्स का ऑर्डर है। तो फिर बॉल्टन क्यों झमेला किया, क्यों उसको ऑर्डर सप्लाई किया? तो फिर जॉन इज नॉट रेडी टू पे, या फिर जॉन इज नॉट लायबल टू पे, ऑब्लिगेशन आएगा ही नहीं जॉन के ऊपर कि वो बॉल्टन को पे करे। तो बेसिकली दिस इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। बॉल्टन वर्सेस जोन्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, बिकॉज ये एक स्पेसिफिक ऑफर था। जिसका ऑफर था उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए था, दूसरा कोई क्यों एक्सेप्ट करेगा? समझ में आ गया सर? ये कोई जनरल ऑफर था ही नहीं,
ये कोई जनरल ऑफर था ही नहीं। तो ऑफर जब स्पेसिफिक है तो परफॉर्मेंस भी स्पेसिफिक होना चाहिए। In case of general offer, it can be accepted by any person who has the knowledge of the offer. But in case of specific offer, जिसके लिए है उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए, दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है साहब? हेलो हेलो सर, बोलो। हाँ ना बोलो। ठीक है, वेरी वेरी थैंक यू सर। वेरी सिंपल केस है ना। आई होप दोनों फेमस केस आपको समझ में आ गए, है ना। ऐसा केसेस हमारे डे टू डे लाइफ में होता है ना। जिसके लिए है उसी का ऑफर है, अगर स्पेसिफिक है तो। ठीक है, अगर स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है, तो जो एक्सेप्ट करेगा उसका। जैसे लॉटरी का टिकट हो, जैसे कि आपका कार्बोलिक स्मोक बॉल हो, कोविड वैक्सीन हो, जो भी आप एग्जाम्पल उठा लो सर। ठीक है, निकल पड़ो दूसरे चीज पे। यस, जनरल हो गया, स्पेसिफिक हो गया। सर क्रॉस ऑफर क्या है? क्रॉस मतलब क्या? एक दूसरे को क्रॉस करके जाना। यस, क्रॉस मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर लेना। सर ये कैसे हो सकता है? When two parties exchange identical offers, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ ऑफर एक दूसरे को कर रहा है। इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर्स, मतलब दोनों ही एक दूसरे को ऑफर कर रहा है, बट दोनों को पता ही नहीं कि जो ऑफर मैं तुम्हें कर रहा हूँ वही ऑफर तुम भी मुझे कर रहे हो। इट्स लाइक कि मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ, ईमेल कर रहा हूँ। से फॉर एग्जाम्पल मैंने तौथा को ईमेल किया, तौथा मैं तुम्हें सीएस के लिए पढ़ाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे पास सीएस पढ़ोगे सर? तो ये ऑफर मैं तौथा को कर रहा हूँ। तौथा भी सिमिलर टाइम पे ईमेल कर रहा है, सर आई वांट, मतलब मैं आपके पास पढ़ना चाहता हूँ, स्टडी करना चाहता हूँ सीए का या सीएस का या सीएमए का, वट एवर भी। ठीक है, नो पॉइंट इज दैट तौथा मेरे को ये ऑफर कर रहा है, बट तौथा को नहीं पता कि मैंने भी एक ऑफर तौथा को करके रखा। सर ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम दोनों एक दूसरे को थ्रू ईमेल ऑफर कर रहे हैं, बट हम दोनों को ही नहीं पता कि हम एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि इस केस में हुआ है। There is no binding contract in such case because offer made by person cannot be construed as acceptance of the another offer. मतलब आप बात को समझो सर। तौथा मेरा बात समझ रहे हैं ना? तौथा तौथा को मैंने बोला कि तौथा क्या तुम मेरे पास सीएस पढ़ोगे, क्या तौथा तुम मेरे पास चार्टर्ड पढ़ोगे, ऐसा ऑफर मैंने तौथा को ईमेल करके किया। ठीक है, मैंने ईमेल लिया और तौथा को मैंने एक ईमेल, बेसिकली एक ईमेल पोस्ट कर दिया कि तौथा मुझे आपको सीएस पढ़ाना है, क्या तुम पढ़ना चाहते हो, मैं इतना फीस तुमसे लूंगा। ठीक है, फीस का भी बिजनेस का बात कर लिया, तो मैं इतना फीस लूंगा, क्या तुम इतने फीस में मेरे पास पढ़ना चाहते हो? इट्स लाइक मेरा ऑफर था किसको? तौथा को। ठीक है, अब तौथा को पता नहीं था, तौथा भी मेरे को ऑफर कर रहा है कि सर मैं आपके पास इतना फीस देके ये पढ़ाई करना चाहता हूँ। मानो तौथा ने मेरे को ये ऑफर कर दिया, क्या ये मेरा ऑफर और तौथा का ऑफर, क्या ये एक दूसरे का एक्सेप्टेंस बन सकता है? सर इसका मतलब क्या ये माना जा सकता है कि मैं भी एक्सेप्ट करूंगा तौथा का ऑफर और तौथा भी एक्सेप्ट कर सकता है मेरा ऑफर? क्या ये एक म्यूचुअल एक्सेप्टेंस हो सकता है सर? क्योंकि तौथा का सोच और मेरा सोच ऑलमोस्ट सेम चल रहा है, आइडेंटिकल है। टेल मी सर, क्या ये एक्सेप्टेंस माना जा सकता है? नो सर। नो सर। ठीक है, इसको क्या मानेंगे? इसको क्रॉस ऑफर मानेंगे। इसको एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे सर, इसको क्रॉस ऑफर मानेंगे। सिमिलर एग्जांपल यहाँ देखो। ए मेक्स प्रपोजल टू बी टू सेल हिज कार फॉर ₹2 लाख। ए बी को प्रपोजल दे रहा है कि मुझे अपना कार 2 लाख में बेचो, एंड बी विदाउट नोइंग द प्रपोजल ऑफ ए, बी को पता ही नहीं है कि ए प्रपोजल भेजा उसको, वो भी अपना ईमेल करके बैठा हुआ है, वो भी ईमेल करके ऑफर, परचेज का ऑफर दिया, सेम कार वो 2 लाख में लेना चाहता है। सर ऑफर तो मैच कर गया, तो फिर ये म्यूचुअल एक्सेप्टेंस है। नो सर, दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, as B was not aware of the proposal made by A. B को पता ही नहीं है, एक दूसरे को पता ही नहीं कि A ने क्या भेजा और B ने क्या भेजा। समझ में आ रहा है ना सर? जब आप तुझे को पता ही नहीं कि किसने क्या भेजा, तो ये एक्सेप्टेंस कैसे? इट इज ओनली क्रॉस प्रपोजल या क्रॉस ऑफर, ये कोई एक्सेप्टेंस है ही नहीं सर। दिस इज जस्ट अ दिस इज जस्ट ए क्रॉस ऑफर और क्रॉस प्रपोजल। दिस इज नॉट द प्रॉपर acceptance.
And when two persons make offer to each other, it cannot be treated as mutual acceptance. मतलब ये सर पर्सनली हो सकता है इन सिंपल से फॉर एग्जांपल, ऐसे आप लोगों में पर्सनल लाइफ का एग्जांपल देता रहता हूँ ना। पर्सनल लाइफ इन द सेंस जैसे मानो मानो कि कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, ये भी मन ही मन में सोचता है कि मैं उसको पसंद करता हूँ, मैं उसको प्रपोज करूंगा। ये भी किसी दोस्त को बताया, सुनना मैं उसको प्रपोज करने वाला हूँ। लड़की भी किसी अपने फ्रेंड को बोला कि सुनना मैं भी उसको प्रपोज करने वाला हूँ। सर बात एक दोस्त से दूसरे दोस्त के बीच में चल रहा है, ये बोल रहे कि मैं उसको प्रपोज करने वाला हूँ, तो वो बात ठीक है, कोई लड़का वाला फ्रेंड से लड़की के पास भी खबर मिला और लड़की के फ्रेंड से भी लड़का के पास खबर आया कि सुनना तेरे को वो प्रपोज करने वाले हैं, ये भी सोच रहे सुनना वो तेरे को प्रपोज करने वाले हैं। ऐसा होता है ना? अरे बचपन में ऐसा होता है, हम लोगों के टाइम पे तो होता था, आप लोगों का टाइम पे होता है ये सब? आजकल पता नहीं सर क्या चलता है, ये तो पता नहीं मुझे, जस्ट पूछ रहा हूँ मैं। ऐसा बातचीत होता है क्या ट्यूशंस में, आपका स्कूल में, कॉलेजेस में? हाँ सर। तो क्या उसको एक्सेप्टेंस मान लिया जाए क्योंकि फ्रेंड फ्रेंड के बीच में बात चल रहा है? क्या वो म्यूचुअल एक्सेप्टेंस मान लिया जाए? हाँ हो सकता है, पर्सनल लेवल में हो सकता है, बट इन बिजनेस लेवल दिस इज नो, देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन सच ए केस। पर्सनल लाइफ का पता नहीं सर, कौन किसको हाँ मान के बैठ जाए और कौन किसको ना मान के बैठ जाए, बट इन बिजनेस केस दिस इज नॉट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ये कोई प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं सर। ठीक है, तो इसको क्रॉस ऑफर बोलते हैं, याद रहेगा आप लोगों को। सैनॉन, विदिशा, नयनी, रोशनी, ज्योति, इनकी बोलो सा, नील, याद रहेगा? Yes, sir. इन सिंपल दिस इज द क्रॉस ऑफर। ठीक है सर, चलो Yes, आगे sir. बढ़ते हैं। ओके सर। सर काउंटर ऑफर क्या है? सर काउंटर ऑफर झगड़ा है। काउंटर ऑफर क्या है? झगड़ा है सर। ये झगड़ा हेल्दी झगड़ा है सर, हेल्दी हेल्दी बार्गेन। मार्केट गए कभी आप लोग? मार्केट में बार्गेन करते देखो सर। जैसे हमारे बंगाली मार्केट में, बंगाल के मार्केट में, मछली बाजार में कभी गए सर? जस्ट एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। हाँ, अगर कोई फिश नहीं खाते हो तो नो इशू सर। फिश मार्केट बार्गेनिंग देखो सर, आप जस्ट अगर कोई इमेज मुझे मिल जाए अच्छा रहेगा। क्या गजब का बार्गेनिंग फिश मार्केट में चलता है, इतना हल्ला हुल्ला चलता है ना सर। ये कोलकाता वाला मार्केट लेना पड़ेगा, सिर्फ फिश मार्केट तो हर जगह में है हमारे यहाँ पर, मुझे पता है इसलिए बोल रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, चिल्ला कैसे दे देख रहे हो? 5 টাকা কমেও দিতে পারবো না। जैसे अभी हिल्सा का टाइम है, कोलकाता का भी बहुत फेमस फिश है बंगाल का, हिल्सा। हिल्सा मतलब इलिश माछ, ठीक है सर, टाइम्स ऑफ। ऐसे मैं फिश नहीं खाता सर, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये फिश वाला देखो कैसे बार्गेन कर रहा है कस्टमर के साथ, ठीक है। ठीक है, अब ऐसे आपको हर जगह में दिखेगा कस्टमर के साथ बार्गेन करते हुए, ठीक है, आपको हर केस में दिखेगा। मतलब ये एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं, ये लोग एक दूसरे को ये बताना चाहता है कि भाई काउंटर ऑफर। मानो कि ये वाला फिश, क्या फिश है, आई थिंक रोही है या कतला है, ठीक है। अब मानो इन्होंने इस फिश का दाम बताया 250 रुपीज के जी। मुझे एग्जैक्टली माछ का ना बिल्कुल आइडिया नहीं है सर, ठीक है, बिकॉज मैं डे टू डे कंज्यूम नहीं करता फिश। ऐसे कितना फिश का किलो होगा सर? 250 सही बोला क्या तो था रोशनी? মাছের দাম ঠিক বললাম? 250 টাকা ऐसा ही होगा सर। जानी ना सर. तू भी नहीं जानता? ठीक है छोड़ दे, ठीक है चलो, किसी को नहीं पता। 250 पर केजी मैंने दाम दिया, मानो मैं जाके बोला दादा 250, मैंने बोला, वो मेरे को बोला 300 टाका, ठीक है। इसने मेरे को बोला 300 टाका केजी में लगेगा, मैं दाम दे रहा हूँ 250 केजी में दो। सर उसका ऑफर था 300 टाका, मैंने 250 बोल के क्या एक्सेप्ट कर लिया? मानो इसने बोला कि दादा 300 टाका केजी है, किसका दाम? ये फिश का दाम, ठीक है। 300 टाका केजी का फिश है, ये फिश 300 टाका केजी ये मेरे को ऑफर कर रहा है, मैंने बोला कि नहीं 250। तो क्या ये एक्सेप्टेंस साउंड कर रहा है? हेलो बोलो सर, क्या ये एक्सेप्टेंस साउंड कर रहा है? जस्ट टेल मी सर। उसने दाम बोला था 300, मैं दाम दिया 250, ठीक है। ऐसे कपड़ा मार्केट में भी होता है,
जूता मार्केट में भी होता है कि कोई दाम दे रहा है, जैसे मानो साड़ी का दाम दिया 2000, हम लोग जाके बोल रहे हैं नहीं 1500, तो क्या इनका 2000, मैंने जब 1500 बोला क्या एक्सेप्टेंस माना जाएगा? नो सर, ये जो इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर। क्या हो गया सर? काउंटर ऑफर। जब जब इन्होंने 2000 बोला था, मानो कि ये कपड़ा का सेलर है, ये आपको बता रहा है कि ये कपड़ा 2000 का है, ठीक है, 2000 रुपीज इस कपड़ा का दाम है साड़ी का। अब 2000 का साड़ी मैंने बोला नहीं दीदी एक काम कीजिए 1500 में कर दीजिए, तो क्या ये एक्सेप्टेंस हो जाएगा? नहीं सर। तो फिर क्या होगा? 2000 वाला ऑफर खत्म, ऐसा न्यू ऑफर आ जाएगा 1500 का। तो ये 1500 ऑफर किसके तरफ से है? मेरे तरफ से है। अगर इनको मंजूर है तो एक्सेप्टेंस हो सकता है, बट 2000 और 1500 में कोई कनेक्शन नहीं है। 2000 इज अ डिफरेंट ऑफर, 1500 इज अ डिफरेंट ऑफर, इसमें कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुआ सर। अगर 1500 में इन्होंने मान गया, अच्छा चलिए ठीक है, देन इट्स ओके, तब एक्सेप्टेंस हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि 2000 का चीज मैंने 1500 बोला तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो काउंटर ऑफर है। इसको क्या बोलेंगे? ऐसा होता रहता है ना बार्गेन मार्केट में। हम लोग जब मार्केट में बार्गेन करते हैं, ठीक है, आलू मार्केट, फिश मार्केट, कपड़ा मार्केट, बार्गेन चलता है। दादा कितना करके आलू है? तो दुकानदार ने बोला 20 टका केजी। आप बोला नहीं एक काम करो 5 केजी लेंगे, आप 18 टका केजी लगा दो। दुकानदार माना तो ठीक है, अगर नहीं माना तो ये न्यू ऑफर बन जाएगा आपके तरफ से दुकानदार के लिए। इट्स जस्ट लाइक दैट। काउंटर ऑफर ऐसे होते हैं सर। सो व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, अगर ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशंस एंड वेरिएशंस इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर। जैसे फिश मार्केट में क्या था? ओरिजिनल ऑफर 300 का था, बट मैंने कितना दिया था काउंटर में? 250। कपड़ा मार्केट में क्या हुआ था? मैंने 2000 का दुकानदार ने ऑफर किया था, ओरिजिनल प्राइस 2000 का था, ऑफर प्राइस नहीं ऑफर, बट मैंने कितना बोला? 1500। The point is that it's a variation in terms of original offer. He is said to have a counter offer. अगर 2000 की चीज में मैंने काउंटर कर दिया तो ये काउंटर ऑफर है, बिकॉज उसमें ओरिजिनल ऑफर ही चेंज हो जा रहा है। 300 का फिश था, 300 का फिश था, मैंने 250 का ऑर्डर किया तो वो काउंटर ऑफर हो गया। सो काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब यही है कि ये 300 रिजेक्ट हो गया। यस नो? मैंने जब 250 दाम दे दिया, इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल ऑफर है वो रिजेक्टेड हो गया। जब दुकानदार ने 2000 का दाम दिया था साड़ी का, मैंने जब 1500 बोल दिया, इसका मतलब है कि ये रिजेक्ट हो गया। अब उस पर बात नहीं हो सकता, अब इस पे बात नहीं हो सकता, ठीक है, अब इस पे बात नहीं हो सकता, रिजेक्ट हो गया, 2000 रिजेक्ट हो गया। अब फिर से बाद में हो सकता है कि दुकानदार बोला नहीं दादा 2000, तो फिर उसे वो फिर से और एक ऑफर हो जाएगा। लेकिन जैसे किसी ने काउंटर कर दिया तो ऑफर चेंज हो गया। ये ऑफर टू सेल इज प्लॉट टू बी फॉर ₹10 लाख। ये नहीं बोला कि भाई मैं अपना प्लॉट ऑफ लैंड तुम्हें 10 लाख में देना चाहता। बी एग्रीज टू बाई इट फॉर 8 लाख। बी बोल रहे हैं कि मैं इसको 8 लाख में लेना चाहता। दिस इज नॉट काउंट एज एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेंस नहीं है सर। लेगा बोला इसका मतलब ये नहीं, दाम तो मैच नहीं कर रहा है ना। 10 लाख का दाम दिया, ये 8 लाख बोल रहे हैं, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है? काउंटर कर रहा है और इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। So it amounts to counter offer. It will result in the termination of the offer A. मतलब पहले जगह जो ऑफर 10 लाख का ऑफर था A का, वो टर्मिनेट हो गया। If latter on B agrees to buy the plot for 10 lakhs, A may refuse. Try to understand, sir. It's a very interesting case. A ने B को बोला, A ने B को बोला कि भाई 10 लाख में मेरा प्लॉट ऑफ लैंड ले लो, बट B इस 10 लाख को रिजेक्ट करके इसको बोल रहा है नहीं मैं 8 लाख में दूंगा। ए ने ना कर दिया। फिर बी बोलता है ए को कि नहीं ठीक है 10 लाख में दे दो, लेकिन अब ए चाहे तो रिफ्यूज कर सकता है। इफ ए वांट्स, ए मैं रिफ्यूज, बिकॉज पुराना ऑफर खत्म हो गया। अब बी बोलेगा नहीं आपने पहले तो 10 बोला था। हाँ ठीक है पहले मैं बोला था आपने तो ना बोला था। ए ने जरूर बी को पहले 10 बोला था, बट बी भी तो पहले ना बोल दिया था 8 बोल के, तो उस पॉइंट पे और बात नहीं होगा। अब ए को अगर लग गया कि नहीं मैं 10 में नहीं 11 में बेचूंगा, तो बेच सकता है। हेलो सर,
हुआ ना इंटरेस्टिंग। जब भी आप पहले ऑफर को रिजेक्ट कर देते हो वो ऑफर खत्म, अब उसी ऑफर में फिर से सेलर हाँ बोलेगा कि नहीं बोलेगा, ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। टेल मी सर, टेल मी, क्लियर है कि नहीं है? एनी डाउट? कोई डाउट मन में है तो पूछ लिया करो। आगे बढ़े कि डाउट है? राज, राज, राहुल, आप लोगों को समझ में आ रहा है सर? कनेक्टेड है आप लोग? है सर। ओके सर, वेरी गुड। सर स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर, सर ये स्टैंडिंग या कंटिन्यूइंग या ओपन ऑफर किसको बोलेंगे? स्टैंडिंग ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर और ओपन ऑफर किसको बोलना है? एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस, an offer which is allowed to remain open for acceptance over a period of time is known as standing or continuing or open offer। जैसे कि मार्केट में टेंडर आता है, टेंडर जानते हो? अच्छा टेंडर छोड़ो, आप लोग इंस्टीट्यूट में जब रजिस्ट्रेशन करते हो, ठीक है, जैसे आज एक इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन आया, सी इंस्टीट्यूट का, आईसीआई ने एक रजिस्ट्रेशन दिया कि जिन लोगों का जैसे क्या है ना, सीबीएसई रिजल्ट नहीं निकाला है सर, ठीक है, सीबीएसई का रिजल्ट आने में लेट हो रहा है, तो क्योंकि रिजल्ट लेट हो रहा है तो आईसीआई ने नोटिस निकाला कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड में नहीं हुआ है, स्पेशली फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए, इंस्टीट्यूट ने एक ऑफर लेटर दिया बेसिकली ओपन, ठीक है, ये ऑफर अभी ओपन रहेगा कितना दिन तक, लेकिन एक टाइम पीरियड है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को सर? सिंपल चीज है, इंस्टीट्यूट ने एक अनाउंसमेंट किया, बट इसमें एक ऑफर क्या है? एक्सटेंशन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फाउंडेशन कोर्स टू बी हेल्ड इन दिसंबर 2022। जो लोग सीए फाउंडेशन एग्जाम में 2022 में बैठना चाहते हैं दिसंबर में, अगर अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं, वैसे तो ऑफिशियल डेट 31 जुलाई था, बट 31 जुलाई के अंदर जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया उनका ठीक है, बट जिनका नहीं हुआ, क्योंकि क्लास 12 का रिजल्ट अभी तक बहुत सारे बोर्ड में नहीं निकाला, स्टेट बोर्ड्स का आया है बट अभी भी सीबीएसई का नहीं आया, आईएससी का मोस्ट प्रोबेबली नहीं आया, ठीक है, तो क्योंकि रिजल्ट आने में लेट हो रहा है तो इंस्टीट्यूट थोड़ा सा एक्सटेंशन कर रहा है। तो कैंडिडेट में प्रोविजनली रजिस्टर इन द फाउंडेशन कोर्स ऑन और बिफोर 14 अगस्त। तो जो कैंडिडेट है वो 14 अगस्त के अंदर अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। तो ये क्या हो गया सर? ओपन ऑफर हो गया ना, लेकिन क्या 14 अगस्त के बाद ये ऑफर रहेगा? हेलो सर, ये इंस्टीट्यूट की तरफ से एक न्यू ऑफर है, स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर और ओपन ऑफर। एक टाइम के बाद ये ऑफर चला जाएगा, 14 अगस्त के बाद अगर किसी को लगता है, फिर मानो कोई स्टूडेंट्स ऐसा भी होते हैं जो सोया हुआ रहता है, हाँ करना है करना है, फिर पता ही नहीं चलता कब डेट निकल जाता है, फिर वो सोचते हैं अब क्या करें, ठीक है, तो 14 अगस्त के बाद तो ये ऑफर नहीं रहेगा। और इंस्टीट्यूट ने साथ में ये भी बोला जब रिजल्ट निकल जाएगा तो 10 सितंबर के अंदर अपना रिजल्ट जो है, पासिंग रिजल्ट ऑफ क्लास 12 अपलोड कर दीजिएगा मार्कशीट को इंस्टीट्यूट के साइट, ठीक है। और ये रिलैक्सेशन इन द रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेशंस 25A ऑफ द वन टाइम मेजर्स ओनली। तो ये एक वन टाइम ऑफर है, जिसको लेना है लो, जिसको दिसंबर में एग्जाम देना है एक्चुअली, और जिनको दिसंबर में एग्जाम नहीं देना है, बाद में देना है, उनके लिए बाद में टाइम है, नो इशू, ठीक है, मतलब नेक्स्ट जून में दे सकता है वो, तो उसके लिए टाइम है सर, लेकिन दिस इज फॉर जो दिसंबर के एग्जाम पे नहीं है। तो ये एक सिंपल सा नोटिफिकेशन है, इसी से भी आपको समझ में आ सकता है। अगर मैं इसको बिजनेस रिलेटेड बोलूँ, दुर्गा पूजा में जैसे डिस्काउंट ऑफर चलता है ना कंपनी का, ऐसे भी ऑफर आता है ना डिस्काउंट ऑफर, उसमें एक डेट मेंशन होता है, इतना डिस्काउंट चलेगा बट एक सर्टेन डेट तक चलेगा, ठीक है, सेल स्पेशल ऑफर बेस्ट प्राइस, बट वो बेस्ट प्राइस एक सर्टेन डेट तक चलेगा, डेट जैसे ही खत्म हो जाए उसके बाद आपको वो स्पेशल ऑफर नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसा होता है ना? क्या सर ऐसा होता है? तो जो भी है वो बेसिकली एक स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर की तरह है। टेंडर, टेंडर क्या होता है? टेंडर जानते हो? टेंडर्स दैट आर इनवाइटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज ए काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। चलो मैं आपको कुछ गवर्नमेंट टेंडर दिखाते हैं। अगर आप लोग कभी भी गवर्नमेंट के साथ कोई बिजनेस करना चाहते हो, किस चीज का टेंडर देखना चाहोगे? गवर्नमेंट टेंडर, चलो देखते हैं। ई टेंडर, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, ठीक है,
गवर्नमेंट का सर अलग अलग देखो, यहाँ पर ना आपको बहुत सारा टेंडर दिखाई देगा। एक सिंपल एग्जांपल, एएमसी फॉर एसी, कंस्ट्रक्शन ऑफ किशनगंज, डिफरेंट, मतलब कहाँ पर रास्ता बनाना होगा, कहाँ पर एसी को मेंटेनेंस करना होगा, ठीक है। अलग अलग चलता है सर, डिफरेंट बीडिंग चलता है, मतलब जो बीड करके सस्ता में करके देगा, जैसे जो हाईवे बनाना होता है, ठीक है, रोड कॉन्ट्रैक्शन होता है सर, रोड का बीडिंग चलता है, नेशनल हाईवे का रोड कॉन्ट्रैक्टिंग चलता है, ठीक है। जो आप लोग जैसे हाईवे में चलते हो ना सस्ते में, ठीक है, बड़ा गाड़ी करके कितना एकदम हाई स्पीड मतलब हाई रोड में लॉन्ग ड्राइव में चलते हैं, है ना, तो रोड कॉन्ट्रैक्ट हाईवे कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाईवे टेंडर। आप लोगों को लगता है सरकार ने खुद बना दिया, लेकिन सर सरकार खुद नहीं बना पाता है। इसके लिए सरकार को क्या करना पड़ता है, किसी को टेंडर देना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट का नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, ठीक है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को लोग क्या करेगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी टेंडर बुलाएगा, ठीक है, कि भाई यहाँ पर ब्रिज बनाना है, यहाँ पर रोड बनाना है, और उसके लिए कोटेशन या टेंडर बुला के एक सर्टेन डेट दे देता है। ये देखो बी ड्यू डेट, देख रहे हो सर, जैसे यहाँ पर क्या है, आरएफपी और सप्लाई ऑफ पेंट्री आइटम्स एट नेशनल हाईवे। अच्छा, पेंट्री आइटम नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में सप्लाई करना है, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एट इट्स ऑफिस एट पीटीआई बिल्डिंग, जीवनतारा बिल्डिंग, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो कौन कर सकता है, इसका डिटेल्स दिया है कि क्या पेंट्री सप्लाई करना है, खाना वगैरह क्या देना है, जो भी डिटेल्स है वो बता दिया। कोरिजेंडम में जाओ, कोरिजेंडम में आपको डिटेल्स दिख जाएगा। तो इसका बीट ड्यू डेट है कि भाई मैं कौन सस्ता दाम पे अच्छा चीज दे सकता है, सस्ता दाम पे अच्छा। सर सस्ता में अच्छा होता है क्या, यस होता है, जो जितना कॉस्टिंग करेगा, ये कॉस्टिंग का मैटर होता है, जो अपना कॉस्ट को मैनेज कर पाएगा वो करेगा। यहाँ पर आप भी और भी देख सकते हो, अलग अलग डेट चल रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर डेट के अंदर अपना बीड जमा करो, और अगर गवर्नमेंट जिसको परमिशन देगा, जिसको सस्ता में गवर्नमेंट को ठीक लगेगा, गवर्नमेंट इसको पास करेगा। तो ये क्या हो गया, टेंडर हो गया, टेंडर। समझ में आ रहा है सर, ऐसे टेंडर भरा पड़ा है ऑनलाइन में, जिधर जाओ देख सकते हो। ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कुछ टेंडर दिख रहा है ना। अरे खत्म है, खत्म, बहुत सारा है, जितना देखो कम पड़ जाए। तो ठीक है, एक रोड से ही आपको समझ में आ गया होगा। आई होप इट्स क्लियर नाउ। सो स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर का डिफरेंट एग्जांपल्स आप लोगों ने देख लिया। सर ये हम लोगों ने क्या पढ़ा इतना देर में, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर, कितना तरह का ऑफर हो सकता है, टाइप्स ऑफ ऑफर, बेसिकली जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। एनी डाउट सर? सर बोलो सर, आप लोगों का हाँ ना मतलब मेरे लिए नो सर। सास के बराबर है। नो डाउट सर, थैंक यू। ओके आगे बढ़े सर। सर एसेंशियल ऑफ ए वैलिड ऑफर बता दो। ओके सर, चलो एसेंशियल ऑफ ए वैलिड ऑफर बता देते हैं। सर इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। पहला बात, वैलिड ऑफर होने के लिए, एक ऑफर को वैलिड होने के लिए लीगल रिलेशनशिप बनना जरूरी है ना। आपके मन में चल रहे सर लीगल रिलेशनशिप क्या है, सर जो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना, उनके बीच में, मतलब किसके किसके साथ, सर जो ऑफर कर रहा है और जो एक्सेप्ट कर रहा है। ऑफर मस्ट बी सच एज इन द लॉ इज केपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड एंड गिविंग राइज टू लीगल रिलेशनशिप। मतलब अगर वो इनलीगल चीजें हैं, ठीक है, जैसे अगर कोई अगर माइनर के साथ करता है, से फॉर एग्जाम्पल आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो बट वो माइनर है, माइनर है मतलब 18 के नीचे का है। आप माइनर बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि भाई मेरे को 50,000 देना है, ये काम करके दो, पर माइनर आपको देता नहीं है। पहला बात है कि माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो इलीगल है, बिकॉज कोई माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली नहीं कर सकता। एक्सेप्शनल सिचुएशंस में अलग बात होता है, उसका अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उसमें गार्जियन सामने आता है तब जाके कॉन्ट्रैक्ट होता है। डायरेक्टली माइनर नहीं कर सकता किसी पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, बिकॉज वो सब लीगल रिलेशनशिप क्रिएट ही नहीं करेगा। If the offer does not intend to give rise to legal consequence and creating legal relations, it is not considered as a valid offer। ये हम लोगों ने पहले ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ गया है, इन द आई ऑफ लॉ। तो जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड की तरफ नहीं जा सकता वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। ये सोशल इन्विटेशन, सर अगर कोई किसी को सोशली इन्वाइट करता है, इवन इफ इट इज एक्सेप्टेड, डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशंस बिकॉज इट इज नॉट सो इंटेंडेड। जैसे मानो आपको कोई इन्वाइट करता है अपने, आपको कोई इनवाइट करता है अपने बर्थडे पे, ठीक है,
सर बर्थडे पार्टी एट 5 स्टार होटल सर, कोलकाता में भी अच्छा 5 स्टार होटल क्या है सर? क्या बोलते हैं उसको, आईटीसी का एक नया हुआ है सर, आईटीसी रॉयल बंगाल। चलो सर, आईटीसी रॉयल बंगाल, ये अपना साइंस सिटी के पास, देखा है आप लोगों ने? हाँ सर, बहुत बड़ा होटल बना है, 5 स्टार से भी ऊपर होगा, आई थिंक 7 स्टार 7 स्टार हो जाएगा। मुझे ऐसे होटल का इतना नॉलेज नहीं है सर, फिर भी मानो कि किसी ने पार्टी दिया, कौन पार्टी देगा? नील यहाँ पर पार्टी दे रहा है सबको, आप सबको बुलाया सर, नील का बर्थडे पार्टी है। नील को मेरा आवाज आ रहा है क्या? नील ने बर्थडे पार्टी दिया और बर्थडे पार्टी में आप सबको बुला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नील को देखो सर, आईटीसी है, कॉस्टली तो है, 7 स्टार 5 स्टार कैटेगरी का होटल है सर, पर प्लेट का कॉस्ट आ जाएगा इसका, जो भी आपको खाना खिलाएगा, रूम देगा, ठीक है, तो इसका पर हेड खर्चा आ रहा है सर एक एक दिन का 1 लाख का, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रूम का कॉस्ट, खाने का कॉस्ट, बाकी जो भी फैसिलिटीज वगैरह मिलेगा, पर डे पर हेड 1 लाख। अब मानो कि 10 जन के लिए, 10 पर्सन के लिए नील ने अरेंजमेंट किया। अब एक बंदा आया नहीं, ना तो खाना खाने के लिए आया, ना तो फूड के लिए आया, और ना ही, सर क्या मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? यस सनॉन सर। मुझे लिख रहे हैं सर मेरा आवाज नहीं आ रहा है, सबको मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। तो फिर सनॉन को क्या हो गया? ये सनॉन आवाज आ रहा है क्या अभी? हेलो। हाँ सर, अभी आया। ओके ठीक है सर। तो बेसिकली नील ने जो पार्टी दिया था, पर हेड 1 लाख का एक एक दिन का कॉस्ट था। तो मानो कि 10 में से एक दोस्त या दो दोस्त गया नहीं, अब क्या करेगा नील? उनको, उनके अगेंस्ट में केस करेगा क्या? बर्थडे पार्टी में नहीं आया, मेरा इतना खर्चा पड़ गया। हाँ, नहीं कर सकता सर, बिकॉज इट्स अ सोशल एग्रीमेंट, इट्स अ सोशल मैटर। अब सोशल मैटर लीगलिटी नहीं लाता, आप लोगों में सोशल मैटर में पहले भी बात कर चुका, है ना? कोई 5 स्टार में दे, कोई 7 स्टार में दे, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसमें आप कोई किसी भी तरह का कोई किसी पे केस नहीं कर सकता, भले ही आपका कॉस्टिंग बढ़ जाए, ठीक है। सो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है, बिकॉज इट्स अ सोशल इन्विटेशन, इवन इफ इट इज एक्सेप्टेड डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशन, ठीक है। जैसे मेरा बहुत सारे रिलेटिव मेरे को इन्वाइट करते रहता है, भाई इस पे आना उस पे आना, और मैं नहीं जाता। आप बोलोगे सर आप अनसोशल हो, हाँ सर मैं अनसोशल हूँ, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। एक्चुअली मौका मिलता नहीं है सर इतना सारा क्लास के बाद ना, और नहीं हो पाता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट पॉइंट इज दैट, अगर मानो मेरा रिलेटिव मेरे अगेंस्ट पे केस करना चालू कर देना, तो अभी मैं जेल में हो जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं, हर कोई बुलाता रहता है, मैं जाता ही नहीं। तो जब, लेकिन जब मुझे पूछता है कि आएगा, तो मैं क्या बोलूंगा? मुंह पे ना कर दूंगा। कभी कभी कोई अगर थोड़ा सा क्लोज हो ना, कोई भाई है, कोई दादा है, अपने एज का है, तो मैं बोल देता हूँ हाँ हाँ जा, मतलब नहीं जाना है, गुस्सा करके रख देता है। बट अगर थोड़ा कोई बुजुर्ग है, कोई सीनियर है, तो उनको तो नहीं बोल सकता हाँ हाँ आज को, इट्स लाइक दैट। लेकिन अब क्या करेगा, वो लोग मेरे पे केस करेगा, मतलब मैं अपना कहानी बताया आपको। तो इवन इफ इट इज एक्सेप्टेड डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशंस, बिकॉज इट इज नॉट सो इंटेंडेड, ठीक है। पहला बात तो, वैलिड ऑफर होने के लिए लीगल रिलेशनशिप होना जरूरी है, याद रखिएगा सर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनिट एंड नॉट वेग। मतलब जिस चीज पे ऑफर बन रहा है, जिस मैटर के ऊपर बेस करके ऑफर बना रहे हैं हम, वो ऑफर क्लियर कट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। वेग का मतलब क्या? जो क्लियर कट नहीं है, स्पष्ट नहीं है, ठीक है, इंडिफिनिट है, नहीं होगा। इट्स एक्सेप्टेंस कैनॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। दस, वेर ए ऑफर्स टू सेल बी 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल, ए बी को बोल रहा है कि मैं तुम्हें 100 क्विंटल तेल बेचूंगा, बट देर इज नथिंग वट एवर टू शो वट काइंड ऑफ ऑयल वॉज इंटेंडेड। कौन सा तेल बेचना है भाई? सरसों का तेल, रेडी का तेल, सनफ्लावर का तेल, सोयाबीन का तेल, या फिर पेट्रोल डीजल वाला तेल? कौन सा तेल? हाँ मतलब क्रूड ऑयल, बताओ तो सही कौन सा तेल का बात कर रहे हो? अगर ये क्लियर कट नहीं है, हाँ अगर कोई, देखो अब डिपेंड करता है सर कैसे क्लियर कट पता चलेगा। सिंपल बात है, मानो कि कोई मस्टर्ड ऑयल का डीलर है,
अब मस्टर्ड ऑयल डीलर अगर बात करे तो मस्टर्ड ऑयल ही बताएगा ना। जैसे एक सिंपल बात है, कोई क्लास 12 कॉमर्स का बच्चा या कोई स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं कि सर मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ, क्या आप मुझे पढ़ाओगे? तो मेरा जनरल इंटेंशन क्या होगा? कोई स्टूडेंट क्लास 12 में पढ़ता है, कॉमर्स लेके पढ़ता है, से फॉर एग्जांपल, तो मुझे फोन करके अगर पूछते हैं तो वो अगर बोलते हैं कि मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ, कॉमर्स मेंशन नहीं करता है। एक जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि वो कॉमर्स का है तभी मेरे को कॉल किया। बिकॉज देखो, जब भी कोई कॉल करता है गूगल से या जस्ट डायल से लेके कॉल करता है ना, या फिर अगर जानता है तो किसी के थ्रू से जान के कॉल करता है, फिर पढ़ने के लिए आता है। पॉइंट इज दैट अगर वो कॉमर्स ना भी बोलेगा तो मेरा एक कॉमन कॉन्सेप्ट ही रहेगा, भाई कॉमर्स का ही होगा तभी फोन किया मुझे। साइंस वाले बच्चे थोड़ी ना पढ़ने आएगा मेरे पास, या जो लोग आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज पढ़ता है वो लोग थोड़ी ना पढ़ने आएगा मेरे पास, है ना सर? सिंपल बात है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वही आएगा। तो ये भी थोड़ा सा सेंस लगाइएगा कि वो तेल बेचने का बात कौन कर रहा है। ठीक है, क्या वो मस्टर्ड ऑयल का डीलर है, क्या वो क्रूड ऑयल का डीलर है, क्या वो सनफ्लावर ऑयल का डीलर है? तो अगर एक सनफ्लावर ऑयल डीलर बात कर रहा है तो सनफ्लावर ही बेचने का बात कर रहा है, तो वो क्लैरिटी हो जाता है। लेकिन अगर उसके पास अलग अलग तेल होता है, उसके पास सनफ्लावर भी है, सरसों का तेल भी है, क्रूड ऑयल भी है, तब क्लियर कट बता दो भाई कौन सा तेल। ठीक है, तो ऑफर क्या होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए एंड नॉट वेग होना चाहिए। सर इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग। सर ऑफर का कम्युनिकेशन होना चाहिए। सर बिना कम्युनिकेशन को तो दुनिया में कोई भी चीज नहीं हो सकता, तो बिना कम्युनिकेशन का ऑफर होगा क्या? सर क्या है ना, कुछ गड़बड़ हो जाता है। देखो इसका भी केस है फेमस, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस, फेमस केस है सर। देखो क्या हुआ है, पहला बात बोल रहे कि ऑफर टू बी कंप्लीट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू whom it is made, otherwise there can be no acceptance of it। अगर कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस नहीं होगा। सो ऑफर कम्युनिकेशन होना जरूरी है, अदरवाइज एक्सेप्टेंस नहीं बन पाएगा। अनलेस एन ऑफर इज कम्युनिकेटेड देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस बाय इट। एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेंस। सर पॉइंट टू बी नोटेड, एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर, ठीक है, इज नॉट एक्सेप्टेंस एंड डज नॉट कन्फर एनी राइट ऑन द एक्सेप्टर। सर मतलब समझने के लिए लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त समझना पड़ेगा। सर क्या हुआ था इनके केस में? वेरी फेमस केस। सर गौरी दत्त का सर्वेंट का नाम है लालमन। ठीक है, गौरी दत्त बेसिकली ओनर है, ओनर का सर्वेंट का नाम है लालमन। अब गौरी दत्त ने अपने सर्वेंट को कुछ ढूंढने के लिए भेजा। गौरी दत्त सेंट हिज सर्वेंट लालमन टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू। पहले लालमन को वो ढूंढने के लिए भेज दिया, फिर वो अनाउंस करता है दैट एनीबॉडी who traced his nephew would be entitled to a certain reward। जो कोई भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के देगा उसको मैं रिवॉर्ड दूंगा। सर लेकिन ये बात तब कहा जब लालमन वहां पर नहीं था। इल ट्रेस्ट द बॉय इन इग्नोरेंस ऑफ द अनाउंसमेंट। अब लालमन ने बच्चा को ढूंढा और ढूंढ के आ गया। लालमन को पता नहीं है कि रिवॉर्ड देने के बारे में कोई बात हुआ था बोल के। लेकिन बाद में कोई लालमन को बोलता है तुमको पता है कि इस बच्चे को ढूंढने के लिए गौरी दत्त ने 5 लाख का रिवॉर्ड देने का बात किया था। लेकिन इस मैटर में लालमन को कोई पता नहीं है सर, लालमन ने इसके बारे में सुना ही नहीं। बट उसको जब खबर मिला बाद में तब वो क्लेम करने के लिए पहुंचा। कौन? लालमन। लालमन जब बाद में पता चला दूसरे से कि सर आपने 5 लाख देने का बात किया था, तो क्या लालमन ये क्लेम कर सकता है गौरी दत्त से? सर बोलो, क्या लालमन ये क्लेम कर सकता है गौरी दत्त से कि मुझे 5 लाख दो क्योंकि मैंने आपको मिसिंग निफ्यू को ढूंढ के दिया? किसको किसको लग रहा है कि हाँ देना चाहिए? सर देना चाहिए, वो एथिक्स के बारे में मत सोचो, एज पर लॉ सोचो। क्या लालमन को पता है, क्या लालमन को पता है इस रिवॉर्ड के बारे में? नहीं ना।
तो अगर तुम्हें पता ही नहीं रिवॉर्ड के बारे में तो तुम इसको एक्सेप्ट मतलब उसके उस रिवॉर्ड आपको कैसे मिलेगा? सिंपल बात है, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। इसलिए ये हुआ था केस में, ही वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड एज ही डिड नॉट नो द ऑफर। एग्जाम्पल लेते हैं, जोमेटो में ऑफर चलता है। हेलो, चलो सर, लालबन शुक्ला गौरी दत्त बहुत पुराना केस हो गया। मानो कि आपको जोमेटो में खाना ऑर्डर करना है और जोमेटो अलग अलग ऑर्डर देता रहता है, ऑफर देता रहता है। ठीक है, मैंने जैसे जोमेटो ओपन किया, मेरे को बिरयानी में ऑफर दे रहा है, पूरी सब्जी में भी मे बी ऑफर हो सकता है। लेकिन सर जैसे मानो यहाँ पर 50% ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जैसे चाउमीन में 20% ऑफ लिखा हुआ है, बट ये ऑफर को मैंने नहीं देखा, मैंने जल्दी में क्या कर दिया, मैंने जल्दी में ऑर्डर कर दिया और उसमें कोड सिलेक्ट करना था। हाँ सर, ऐसा ही होता है ना, टेल मी। वहां पर कोड सिलेक्ट करना पड़ता है, तब जाके आपको ऑफर मिलता है। अब मानो आपने देखा ही नहीं कि इसमें ऑफर था, और कंपनी जानबूझ के कूपन को थोड़ा साइड करके रखता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? कंपनी जानबूझ के कूपन को अलग करके रखता है, उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। ये सर नो, ये देखो सर, 20% यूज कोड फीस्ट, ये देखो इस तरह का कोड यूज करना पड़ेगा। अगर इसको टैप टू कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, तब जाके आपका ये ऑफर मिलेगा। ये 50 रुपीज क्लेम करने के लिए इसको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने ये सिलेक्ट नहीं किया तो इसका मतलब क्या? सर ऑफर तो सबके लिए है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑफर इज फॉर ऑल। बट अगर आपने इस ऑफर के साथ कम्युनिकेशन आपका नहीं हुआ, तो क्या आप बाद में कंपनी को क्लेम कर सकते हो? ऑफर चल रहा था, मैंने नहीं देखा, बट आप मैंने सुना कि बाद में आपका ऑफर चल रहा था, तो मुझे 50 रुपीज दीजिए। सर सोचो, सर सोचो और बोलो। लालमन शुक्ला और गौरी दत्त का केस और ये केस समझ में आया कि नहीं आया? केस यहाँ पर केस मैंने बना दिया। लालमन गौरी दत्त का केस बहुत पुराना केस है, बट ये जोमेटो वाला केस मैंने बना दिया आपके साथ। बताओ क्या क्लेम कर पाओगे आप? अरे हाँ ना, कुछ तो बताओ। ना सर। नहीं सर। क्यों नहीं क्लेम कर पाएंगे? बिकॉज इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरिंग। अब आपके साथ कम्युनिकेशन हुआ नहीं तो आप क्लेम केस कैसे करोगे सर? आप नहीं जानते, आपका प्रॉब्लम। सर ये क्या बात है? हाँ सर, यस, अगर आपको पता नहीं है तो आप क्लेम नहीं कर सकते, जानना आपका जिम्मेदारी। ऐसा और भी एग्जाम्पल हो सकता है, बट छोड़ो सर, एग्जाम्पल देने बैठ जाए तो रात दिन निकल जाएगा। इट मस्ट बी मेड विद व्यू, ऑफर हमेशा क्या देना चाहिए? इट मस्ट बी मेड विद व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। जब कोई किसी को ऑफर करता है ना सर, तो उसका ओपिनियन देने के लिए ऑफर किया जाता है। इट मस्ट बी मेड विद व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। Offer must be made with a view to obtaining the assent of the other party addressed and not merely with a view to disclosing the intention of making an offer. मतलब आप ऐसे ही किसी को ऑफर नहीं कर सकते। ऑफर आप जब भी करोगे, बदले में उसका ओपिनियन लेने का मानसिकता होना चाहिए, ठीक है? अदरवाइज वो कोई ऑफर ही नहीं हुआ। कंडीशन लग सकता है, इट मे बी कंडीशनल। एन ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशंस बाय द ऑफरर। यस, जोमेटो वाले कंडीशंस लगा के ऑफर करता है। ये देखो, फीस्ट ऑफर में 20% ऑफ आपको मिलेगा अप टू ₹50, बट देखो यहाँ पर सब्जेक्ट टू कंडीशन। दिस ऑफर इज पर्सनलाइज्ड फॉर यू, मैक्सिमम इंस्टेंट डिस्काउंट 50, एप्लीकेबल ओनली टू सिलेक्ट रेस्टोरेंट्स, एप्लीकेबल मैक्सिमम 3 times a day, एप्लीकेबल मैक्सिमम 7 times a week, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस आल्सो अप्लाई। कितना इंटरेस्टिंग है ना? कंपनी ऑफर तो दे देगा, बट ऑफर के लिए कुछ अपना टर्म्स कंडीशंस भी लगा देगा। जैसे यहाँ पर देखो, HDFC बैंक का 10% ऑफ का कार्ड 150 का ऑफ मिलेगा आपको, HDFC 150 कोड देने के, लेकिन दिस ऑफर इज वैलिड ऑर्डर ओड ₹1250 और मोर। अगर आप 1250 का ऑर्डर देते हो या उससे ज्यादा का ऑर्डर देते हो, तभी जाके आप ये 150 का डिस्काउंट ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। सो इट मे बी कंडीशनल। ऑफर्स में आस्क फॉर पेमेंट बाय, ये सब बच्चा एग्जांपल है, मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दे दिया आप लोग।
ऑफरर में आस्क फॉर पेमेंट बाय आरटीजीएस एनईएफटी, मतलब जिसने ऑफर किया तो उसने बोल ही दिया कि भाई हम लोग कोई कैश पेमेंट नहीं लेंगे, आपको पेमेंट करना है तो बैंक ट्रांसफर करो, यूपीआई ट्रांसफर करो, कंडीशन है। जैसे आप लोग देखना जो ऑफिशियल ट्रांजेक्शन होता है वो हमेशा बताते हैं बैंक वगैरह का, वो हमेशा बोलेगा कि भाई आरटीजीएस करो, एनईएफटी करो, डोंट पे कैश। कैश में हम लोग बात नहीं करेंगे बिकॉज वो वैलिड नहीं होगा ना, क्योंकि कैश में इलीगल काम हो जाता है, ब्लैक मनी हो जाता है ना, हिसाब देना मुश्किल हो जाता है। ऑफर शुड नॉट कंटेन टर्म्स the non-compliance of which would amount to acceptance. Thus, one cannot say that if acceptance is not communicated by a certain time, the offer would be considered as accepted. ऐसा नहीं हो सकता. Offer should not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance. मतलब अगर आपने कुछ नहीं बोला तो मैं हाँ मान लूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ बोलूंगा तो ही हाँ होगा, मैं नहीं बोला तो फिर हाँ कैसे हो गया? ये proposes B to purchase his Android mobile for ₹5,000. And if no reply by him in a week, it would be assumed that B has accepted the proposal. नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। मतलब मैंने आपको बोला कि मैं आपका मोबाइल 5,000 में लेना चाहता हूँ, आपने कुछ बोला नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं वो हाँ है। ऑफर शुड नॉट कंटेन ए टर्म दैट नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। मतलब आपने ना मतलब आपने कुछ बोला नहीं, इसका मतलब है ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाई बोला नहीं मतलब कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ। बहुत लोग बोलते हैं ना भाई आपने नहीं बोला तो मैंने सोचा कि हाँ है, ऐसा थोड़ी होता है। बोला नहीं मतलब बोला नहीं है, एक्सेप्ट नहीं किया मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। उसमें आप अपने मन में कैसे सोच लोगे कि हाँ है ना है? आपका मन है, आप हाँ ना सोच सकते हो, बट हाँ या ना वो बोलो। तो ऑफर में भी आइदर स्पेसिफिक और जनरल, ये तो आप लोग और क्या सुनना है, स्पेसिफिक जनरल पे ही तो बात चालू हुआ था। ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, यस ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। ये तो देख क्या है सर, ए बॉय स्टार्ट्स क्लीनिंग द कार एज इट स्टॉप्स ऑन द ट्रैफिक सिग्नल विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो. In such circumstances, any reasonable man could guess that he expects to pay for this. ट्रैफिक में हम लोग देखते हैं, ट्रेन में देखते हैं, बच्चा लोग आके क्या करता है, झाड़ू मारने लग जाता है। लोकल ट्रेन में बहुत बहुत ज्यादा होता है, अब लोकल में क्यों, एक्सप्रेस में भी होता है जहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बच्चा लोग आ जाते हैं जो लोग थोड़ा सा लोअर पॉवर्टी लाइन का है, झाड़ू मार देते हैं और फिर आपको बोलते हैं दादा 5 टका दो, 2 टका दो, समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली एक्सप्रेस में वो झाड़ू लगा रहे हैं, मतलब पैसा मांगेगा इसलिए झाड़ू लगा रहा है ना। Here boy makes an implied offer. टैक्सी रास्ते से जा रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, मतलब क्या, आप चढ़ो टैक्सी पे, इसीलिए बोल रहा है इम्प्लाइड ऑफर। अब इम्प्लाइड ऑफर टैसिट ऑफर में कितना बात कर चुके सर कॉन्ट्रैक्ट में, छोड़ दो। हाँ बहुत बात की, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड में बात हुआ है। सर ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ए मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। एन इन्विटेशन टू ऑफर a mere communication of information, a prospectus and advertisement. So try to understand. Offer is different from a mere statement of intention. एक स्टेटमेंट देके कुछ बताना, ऑफर के लिए इनवाइट करना होता है, वो ऑफर नहीं होता। मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रॉस्पेक्टस एंड एडवर्टाइजमेंट। ये क्या होता है, प्रॉस्पेक्टस एडवर्टाइजमेंट, स्टॉक मार्केट में एडवर्टाइजमेंट आता है, प्रॉस्पेक्टस आता है, बताऊंगा सर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। जैसे यहाँ पर देखो, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट क्या होता है। ए फादर रोट हिज सन अबाउट हिज विश ऑफ मेकिंग हिम द ओनर ऑफ ऑल हिज प्रॉपर्टी। बाप ने खुशी से बोला कि भाई मैं मेरा सारा प्रॉपर्टी का मालिक तुम्हें बना देता हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि पापा ने सच में अपने बच्चे को अभी के अभी पूरा प्रॉपर्टी का मालिक बना देगा? ये एक मेयर स्टेटमेंट है, इंटेंशन है, लेकिन ये कोई ऑफर नहीं है। फादर रोट हिज सन अबाउट हिज विश टू मेकिंग हिम द ओनर ऑफ हिज प्रॉपर्टी। ये इच्छा जताया, हाँ नहीं बोला, ऑफर नहीं किया। An announcement to give scholarship to children scoring more than 95% in 12th board is not an offer. जो लोग 95% से ज्यादा लाएगा उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ठीक है। ये जस्ट है, ये कोई प्रॉपर ऑफर नहीं है, ये सब मेयर स्टेटमेंट है, अनाउंसमेंट है। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू ए क्वेश्चन। ऑफर को आंसर टू ए क्वेश्चन के बेसिस में डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। इसके लिए केस है हार्वे वर्सेस फैसी का। एक काम करते सर, नेक्स्ट क्लास में आपको ये हार्वे फैसी का केस बताऊंगा। कुछ और भी केसेस है, जैसे कि ये आपका मैक फर्सन वर्सेस अपन्ना, ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा केस है, ठीक है। हार्वे फैसी का केस भी बताऊंगा, बस पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं केस बताऊंगा। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर।
दाम बताना ऑफर नहीं है। कोटिंग द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट इट एज ऑफर। दाम लिख के रख दिए, इसका मतलब ऑफर नहीं चल रहा है। अगर दाम बाद में बदल भी सकता है, किसी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ है 5000, ठीक है, या 500, लेकिन आप जब गए दुकानदार बोल रहे हैं 1000, ऐसे होता है ना, लिखा हुआ है 500, इसका मतलब ये नहीं कि दुकानदार ऑफर कर रहा है, वो जस्ट इनवाइट कर रहे हैं आपको, जस्ट एन इन्विटेशन। सो एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और डू बिजनेस। अब इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर में क्या फर्क है, ये मेरा नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन रहेगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग केस है कि इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर में क्या फर्क होता है, कब पता चलेगा कि इन्विटेशन क्या है और कब पता चलेगा कि इन्विटेशन टू ऑफर क्या है। तो नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन, व्हाट इज इन्विटेशन टू ऑफर। बहुत इंटरेस्टिंग केसेस हैं, इसमें बहुत लोग गलत फहमी में रहते हैं, मतलब नॉट जस्ट CA CMA स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट प्रोफेशनल्स, बट इन रियल लाइफ लॉट्स ऑफ पर्सन ये इन्विटेशन ऑन ऑफर एंड ऑफर को समझ नहीं पाता। तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सेप्टेंस स्टार्ट करूंगा डिटेल्स में, बट एक्सेप्टेंस बताने से पहले आपको मैं इन्विटेशन टू ऑफर एंड ऑफर बता के ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है सर, आज जैसे थोड़ा लेट हो गया था, नहीं तो और थोड़ा सा मैं कवर करता। ठीक है, बस आज इतना ही रखते हैं सर, कुछ काम भी है आज मेरा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, मतलब थोड़ा कम पढ़ा के छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में बात करेंगे सर, ठीक है। ओके सर, तनोन, विदिशा, नयनी, नंदिनी, नील, बोलो सर। राज, Yes, sir. ओके सर। श्रद्धा, चौथा, हाँ। रोशनी, ओके सर, फिर इतना ही है फिर आज। ओके सर, टाटा फिर सर, गुड नाइट। हाँ, राखी दादा। ओके सर, टाटा। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. ओके सर, टाटा। बाय सर, बाय।